तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई थिंक एंड आई होप कि बढ़िया ही होंगे। और बात चल रही थी इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट की, बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर की पहली यूनिट का 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके थे। चौथा लेक्चर लेके हाजिर हूँ और वो सब कनेक्टेड लेक्चर चल रहे हैं, इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सारे लेक्चर लाइन से देखिए, तभी समझ में आएगा कि कौन सी हेडिंग थी, कहाँ से उठाई थी, कौन सा पॉइंट था, कहाँ से हवा में उड़ा के पढ़ा दिया। तो भैया पहले 3 लेक्चर देखा, फिर ये चौथा लेक्चर देखना। अगर लेक्चर आपको नहीं मिले हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, प्लेलिस्ट में जाइए इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट फॉर बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर, वहाँ सारे लेक्चर लाइन्स अपलोड हैं, आराम से देखिए, ठीक है। तो मैं आशुतोष सेंगर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में, और चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक हो गया इंडस्ट्रियल केस में, तो अब तेज़ी से पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव है। चलिए फिर भी शुरू करते हैं, क्या है। तो पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ हमारी हो गई थी, अब क्या हुआ कैसे हुआ वो सब पिछले लेक्चर्स देख के आइए, तभी समझ आएगा, इतने आसानी से नहीं आएगा, ठीक है। तो थर्मल इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं आज, क्योंकि हमारी नेक्स्ट थी अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस और अकॉर्डिंग टू जो मैं बताता चला आ रहा हूँ उसके हिसाब से थर्मल इफ़ेक्ट था हमारा अगला टॉपिक, जो कि मेन टॉपिक था, तो इसको मैंने बहुत डार्क किया हुआ है। तो थर्मल या हीट इफेक्ट्स को किस तरह समझेंगे। ड्रग्स विच आर अनस्टेबल टू हीट रिक्वायर रेफ्रिजरेटिव स्टोरेज और लायोफिलाइजेशन, दीज प्रोडक्ट मस्ट बी यूज विद इन शॉर्ट पीरियड्स। तो इनको बहुत शॉर्ट पीरियड्स में यूज़ करते हैं। इट इज़ एंडोथर्मिक, मीन्स डेल्टा एच इज़ पॉजिटिव। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन ड्रग सॉल्युबिलिटी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ये तो पता है। सॉल्युबिलिटी तो भैया थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी है, और नहीं अगर क्लियर है कॉन्सेप्ट तो मैं पढ़ा रहा हूँ थर्ड सेमेस्टर में, देख लीजिएगा वहाँ। इट इज़ एक्सोथर्मिक, इज डेल्टा एज इज नेगेटिव, सो एक्सोथर्मिक। इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, ये भी मैंने अभी सॉल्युबिलिटी का फैक्टर का डाला था लेक्चर, उसमें बहुत अच्छे से बताया था। फॉर डिटरमाइनिंग डेल्टा एच फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी प्लस सी। एस इज इक्वल टू मोलर सॉल्युबिलिटी एट टेम्परेचर, मोलर सॉल्युबिलिटी, टी टेम्परेचर इन केल्विन, मीन्स केल्विन के पे, जिसको हम लोग अगर डिग्री सेल्सियस में है तो 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, वो बहुत पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो अब तो पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Solubilization. Next is our solubilization. Solubilization is defined as the spontaneous passage of poorly water-soluble solute molecules into an aqueous solution of a soap or detergent in which a thermodynamically stable solution is formed. Solubilization एक spontaneous passage of poorly water-soluble solute, मतलब इस तरह से बोला जा सकता है। सॉल्युबलाइजेशन को डिफाइन इस तरह से किया जा सकता है कि एक कोई बहुत पुअर वाटर सॉल्युबल सॉल्यूट है, ठीक है, और उसको हम लोगों ने सॉल्यूशन में डाल के सोप या डिटर्जेंट के फॉर्म में बना लिया जो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल हो गया, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे सॉल्युबलाइजेशन, ठीक है। मीन्स पहले वो डिज़ोल्व नहीं हो सकता था, लेकिन हम लोगों ने किसी तरह उसको कर लिया डिज़ोल्व, तो वो सोप में या डिटर्जेंट की फॉर्म में बन गया, लेकिन बन गया वो स्टेबल। दैट इज़ योर सॉल्युबलाइजेशन फिनोमेना, ओके। तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड था, आप थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एपरेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ एन अदरवाइज स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस इज इंक्रीज बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट मिसल्स। मैंने जो है ये पढ़ाया हुआ है स्पेरिंगली सॉल्युबल, वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी के लेक्चर में जाके देखिए, अगर आपने नहीं उसको याद है आपको फिफ्थ सेमेस्टर का, तो थर्ड सेमेस्टर वाले मेरे लेक्चर पढ़े हैं, वहाँ देख लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा वो कि क्या रेंज है, कैसा होता है, वहाँ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। क्योंकि वो आपके जूनियर्स हैं तो उनके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत हो रही है और उनके थोड़े से ज़्यादा वीडियोज़ आ रहे हैं। तो अगर बात करें हम लोग कि कैसे होते हैं, तो ये मिसल्स बनती हैं। आपने शायद थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में मिसल्स के बारे में ही पढ़ा हुआ है, इंटरफेसियल फिनोमेना पढ़ा था, तो उसमें मिसल्स वगैरह के बारे में आपको पढ़ाया गया था। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट या सरफेक्टेंट के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है, टू फॉर्म कोलॉइडल एग्रीगेट्स नोन एज मिसल्स। ये कोलॉइडल एग्रीगेट्स बनाते हैं जिन्हें हम मिसल्स के नाम से जानते हैं। तो उस तरह से सॉल्युबलाइजेशन होता है। मीन्स इस तरह से मान लीजिए कि आप दो लड़के थे क्लास में और आप लोगों के बीच चलता था 36 का आंकड़ा, माने लड़ाई। तो अब आपके टीचर ने बैठाल के आप लोगों को समझाया, आप कुछ कुछ एक दूसरे से
डिजॉल्व हो गए, माने एक दूसरे से फ्रेंडशिप में आ गए, दैट इज़ योर सरफेक्टेंट। जो टीचर होगा वो सरफेक्टेंट, और ये जो फिनोमिना हुआ इसे एक तरह से सॉल्युलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। When surfactant are added to liquid at low concentration, then they tend to orient at the liquid एयर लिक्विड इंटरफेस, तो वो एयर लिक्विड और इंटरफेस के बीच आ जाता है। ऑन फर्दर एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट, और सर्फेक्टेंट को हम डालते रहते हैं द इंटरफेस बिकम कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड, तो पूरी तरह से इंटरफेस ऑक्यूपाइड हो जाती है। एंड एक्वस मॉलिक्यूल्स आर फोर्स इनटू द बल्क ऑफ लिक्विड, तो जो एक्वस मॉलिक्यूल होते हैं उनको फोर्स हो जाता है कि वो लिक्विड में जाएँ, डिजॉल्व हों, सॉल्युबलाइज हों, और यही तो फिनोमेना था सॉल्युबलाइजेशन का। एट वेरी हाई कंसनट्रेशन सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल इन द बल्क ऑफ लिक्विड बिगिन टू फॉर्म मिसल्स, मीन्स बहुत हाई कंसनट्रेशन पे CMC बन जाता है, दैट इज़ क्रिटिकल मिसल कंसनट्रेशन, जहाँ से मिसल्स बनना शुरू होती हैं या जहाँ मिसल्स बनती हैं और फिर वो अपना सॉल्युबलाइजेशन का काम करती हैं। ये बहुत अच्छे से आप सर्फेक्टेंट के फॉर्म में पढ़ चुके हैं 4th या 3rd सेमेस्टर की फिजिकल में, मेरे हिसाब से 4th सेमेस्टर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनरल मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी, अब कुछ मेथड्स की बात करते हैं जिससे सॉल्युबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एडिशन ऑफ को सॉल्वेंट, ये पहला मेथड। दूसरा पीएच चेंज मेथड, पीएच जो है वो भी फैक्टर है एक जो अफेक्ट करता है, मैंने पढ़ाए हुए हैं फैक्टर्स 3rd सेमेस्टर में, देख सकते हैं आप। तो रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज़ का रिड्यूस करके, चूँकि आप देखते हैं कि जब चीनी खड़ी होती है तो वो इतने जल्दी डिज़ोल्व नहीं होती है, जब आप उसको पीस लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, तो वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। टेम्परेचर चेंज मेथड, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इन एंडोथर्मिक प्रोसेस सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर घटाने पर, ठीक है। हाइड्रोट्रॉफी, एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट, अभी पढ़ा है भैया सर्फेक्टेंट वाला, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बाद में पढ़ाऊंगा, यूनिट 2nd का टॉपिक है। कॉम्प्लेक्सेशन, अब कॉम्प्लेक्सेशन की बात आती है, कॉम्प्लेक्सेशन आपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ भी आपको कुछ क्लियर हुआ होगा, और वहाँ जो नहीं हुआ होगा वो मैं अभी 3rd सेमेस्टर के वीडियोज़ डालूंगा, वहाँ आप देख लीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चूँकि पूरे मेथड्स पढ़ाने का तो टाइम है नहीं, तो शॉर्ट में पढ़ाते हैं। सॉल्युबलाइजेशन इज इंक्रीज बाय को सॉल्वेंट एडिशन, जैसे प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल सॉल्युबलाइजेस ड्रग मॉलिक्यूल्स बाय डिस्टर्बिंग द हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ऑफ वाटर। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल आपका आंसर अधूरा होता है, या विदाउट एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आता है। मोर नॉन पोलर द सॉल्यूट, ज़्यादा नॉन पोलर सॉल्यूट होगा, ग्रेटर इज द सॉल्युबलाइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा, अचीव बाय को सॉल्वेंट के थ्रू, ठीक है। ये हो गया आपका पहला मेथड को सॉल्वेंट वाला। बस बहुत हो गया, अगले बात पे चलते हैं हम लोग। पार्टीशियन कोफिशिएंट, तो पार्टीशियन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अनआयोनाइज्ड ड्रग्स कंसंट्रेशन between the organic and aqueous phase at equilibrium. Generally 2 octanol and chloroform are taken as the oil phase m equilibrium. सिग्निफिकेंस यानी इसका इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है? ड्रग मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई के ऑयल एंड वाटर विल क्रॉस द लिपिड सेल मेम्ब्रेन। पार्टीशियन कोफिशिएंट को आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट जो आपने अभी 4th सेमेस्टर में पढ़ी है वहाँ भी पढ़ के रखा हुआ है, और वहाँ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, मेरा वो लेक्चर अभी भी अपलोड है, तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में ही, क्योंकि वो पहला लेक्चर होगा, हो सकता है नीचे ऊपर हो, लेकिन मिल जाएगा आपको। और पार्टीशियन कोफिशिएंट क्या है क्या नहीं है वो प्रॉपर वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक रेशियो होता है, ये कितना पार्टिकल ऑर्गेनिक लेयर में सॉल्युबल है और कितना एक्वस लेयर में, बस इतना कहलाता है पार्टीशियन कोफिशिएंट, इस रेशियो को बोलते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ ड्रग लिपोफिलिसिटी, दैट इज़ द एबिलिटी टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मीन्स उसकी चूँकि अगर वो ज़्यादा ऑर्गेनिक में सॉल्वेट होगी, मैंने 1 से ज़्यादा अगर आता है इसका रेशियो, मान लें 1:1 आना चाहिए तो वो बैलेंस रहेगी, और अगर 2:1 आ गया, मतलब 2 आ गई वैल्यू, दैन वो लिपोफिलिक है, मीन्स वो आराम से बी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगी और आपका CNS इफेक्ट भी दे सकेगी, ठीक है। ये पता लगाने के लिए हम लोग पार्टीशियन कोफिशिएंट पढ़ते हैं, वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, और यहाँ भी मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया, बाकी आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे कहेंगे कि कमेंट करेंगे और या मुझे मैसेज करेंगे, मेरा नंबर है 9140403649, तो मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो ये दिख रहे हैं यही, क्योंकि इससे ज़्यादा अभी आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, पहले पढ़ चुके हैं इसलिए, ठीक है, बनना होती
लेकिन पहले इसीलिए पढ़ाया गया था क्योंकि वो यहाँ को हेल्प दे सके। फॉर्मूला ऊपर वही लिखा हुआ था सी ऑर्गेनिक वाला, वही देख लीजिएगा आप। ड्रग्स हैविंग वैल्यूज ऑफ पी, जो देखिए अभी मैं जो बता रहा था, एक से ज़्यादा तो लिपोफिलिक, वेयर दूज विद पार्टीशन कोफिशिएंट मच लेस देन 1, मतलब एक से कम तो हाइड्रोफिलिक। बस वही तो सब लिखा हुआ है। पार्टीशन कोफिशिएंट जो है वो सेक-फ्लेस्क मेथड से डिटरमाइन किया जा सकता है। अब सेक-फ्लेस्क मेथड क्या है ये भी शॉर्ट में मैं बताता हूँ आपको। सेक फ्लेस्क नहीं, सेक फ्लास्क मेथड, ये मेरी गलती थी। तो वो मेथड जो है एक इस तरह का मेथड है जिसमें हम लोग फ्लास्क लेते हैं एक, उसमें ये सेपरेटिंग फनल आपने देखी होगी वो लेते हैं, वहाँ एक ऑर्गेनिक लेयर और एक इनऑर्गेनिक लेयर, 2 लेयर्स हो जाती हैं उस सेपरेटिंग फनल में, और हम लोग ड्रग डालते हैं 50 mg 100 mg। वो आपका भैया जिसके सुपरविजन में आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे वो बताएगा। मेरे सुपरविजन में कर रहे होंगे तो मैं 50 mg स्टैंडर्ड लेके चलता हूँ, तो 50 mg वहाँ डालेंगे। तो अब फिर हम लोग उस सेपरेटिंग फनल को सेक करेंगे। वेल सेक करने के बाद हम लोग देखेंगे कि कितना अमाउंट उसका ऑर्गेनिक लेयर में हुआ और कितना एक्वस लेयर में हुआ, उसकी वैल्यूज प्लेस कर देंगे। फार्मूला P इज इक्वल टू सी ऑर्गेनिक अपॉन सी एक्वस में, ठीक है, P या K जो भी आप शो कर रहे हों उस फार्मूले में, और हमें डिटरमाइन हो जाएगा। बस इतना सा था, हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट फॉर एसिड log 10D इज इक्वल टू log 10P माइनस log 10, ये थोड़ी सी कहानी है इक्वेशन की, ठीक है। द ऑक्टेनॉल वाटर सिस्टम इज़ वाइडली एक्सेप्टेड टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना। ऑक्टेनॉल वाटर जो सिस्टम है उससे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट आ गया। आप बक्कल मेम्ब्रेन, ब्यूटेनॉल पेंटानॉल सिस्टम और ब्लड ब्रेन बैरियर क्लोरोफॉर्म साइक्लोहेक्सेन डिटरमाइन बाय सेक फ्लास्क मेथड, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन का फिनोमेना है, जैसे भी हम लोग उसी मेथड सेक फ्लास्क मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। ये देखिए सेक फ्लास्क मेथड, आ ड्रग डिजॉल्व इन वन सॉल्वेंट इज सेक इन विद द अदर पार्टीशन सॉल्वेंट फॉर 30 मिनट्स, द मिक्सचर अलाउड स्टैंडिंग फॉर 5 मिनट्स, द एक्वस सॉल्यूशन इज सेंट्रीफ्यूग एंड देन एसिड फॉर ड्रग कंटेंट, ड्रग इज सेकन बिटवीन ऑक्टेनॉल एंड वाटर, एलिक्वेट इज टेकन एंड एनालाइज्ड फॉर ड्रग कंटेंट। जो कहानी है लगभग वही है, उसमें जो मैंने सेक फ्लास्क मेथड बताया था लगभग ऐसा ही इसमें भी है। एक सॉल्वेंट लेंगे हम लोग और विद द अदर पार्टीशनिंग सॉल्वेंट फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स के लिए, द मिक्सचर अलाउड फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट उसको खड़ा अलाउ करेंगे स्टैंड होने के लिए, मीन शांत होने के लिए। द एक्वस सॉल्यूशन इज सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग आपने पढ़ी है, सेंट्रीफ्यूगेशन, बस वही सेंट्रीफ्यूगेशन लगाएंगे एंड देन एसिड फॉर ड्रग कंटेंट, और फिर ऐसे करेंगे कितना ड्रग कंटेंट है बस। अब रूल ऑफ 5, ठीक है, फॉर ड्रग परमिएट्स थ्रो पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है, परमिएट्स थ्रो पैसिव डिफ्यूजन, डिस्ट्रीब्यूशन में ही बात चल रही है। लॉग पी इज ग्रेटर देन 5, मॉलिकुलर वेट इज ग्रेटर देन 500, देयर आर मोर देन 5 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स, मीन्स नंबर ऑफ NH प्लस OH, NH OH जो हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो देयर आर मोर देन 10 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। 5 का जो रूल है वो ये है, मोलर रिएक्टिविटी शुड बी बिटवीन 40 to 130। अगर ये पूरा पाँचों रूल फॉलो करती है कोई भी ड्रग हमारी, तो वो परमिएट करेगी पैसिव डिफ्यूज़न के लिए। पैसिव डिफ्यूज़न जिसमें एनर्जी नहीं लगेगी अपने आप, पैसिव विदाउट एनर्जी, एक्टिव मीन्स विथ एनर्जी। इसको तो भैया अच्छे से पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ाया गया अभी तक आपको, HAP में भी पढ़ाया गया और भी 1-2 जगह पढ़ाया गया, इंटर में भी पढ़ा होगा भैया, बहुत है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन की बात करें अगर हम लोग पार्टीशियन कोफिशिएंट के, क्योंकि पार्टीशियन कोफिशिएंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट लगभग सेम है, केवल डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट का बात थी और पार्टीशियन में उसके रेशियो की बात थी, ठीक है। बस इसी तरह की कुछ बात थी और लगभग सेम होते हैं। और देखिए जिसको फिर से एक्सप्लेनिंग चाहिए हो, ना आई हो समझ में, वो मुझे मैसेज कर सकता है, मुझसे चैट कर सकता है। 9140403649 इज़ माई नंबर, आप वहाँ मैसेज करिए। नोट चाहिए तो भी और कोई बात है तो भी, ठीक है। मेजर ऑफ लिपोफिलिक कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिकवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स फ्रॉम फर्मेंटेशन ब्रॉथ, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डोसेस फॉर्म, ये सब एप्लीकेशन है उसके। और मेन एप्लीकेशन तो यही था जो मैंने बताया कि हम पता लगा सकते हैं कि वो BBB को क्रॉस करेगी या नहीं। अब BBB मीन्स ब्लड ब्रेन बैरियर,
लिपोफिलिक होगी या नहीं। मेन बाकी 2-3 और हैं, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत आसान है। डिसोल्यूशन, नेक्स्ट इज अवर डिसोल्यूशन। 1 मिनट दीजिए मुझे थोड़ा सा, सॉरी। तो अब डिसोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने डिज़ाइनिंग की हुई है, देख लीजिएगा आप आराम से। सॉलिड ड्रग इन जीआईटी फ्लूइड, सॉलिड ड्रग को हम लोग जीआईटी फ्लूइड में डालेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। अब रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का जो रेट है वो देखेंगे केडी। तो ड्रग्स इन सॉल्यूशन इन जीआई फ्लूइड, जितना तेज उसका डिसोल्यूशन का होगा कांस्टेंट, उतना तेज़ी से वो सॉल्यूशन बनाएगी बस जीआई फ्लूइड। और फिर रेट कांस्टेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जितना उसका रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन के लिए, उतने जल्दी वो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब एब्जॉर्ब होकर अंदर चली जाएगी बॉडी में और अपने काम के लिए तैयार। When Kd is too less than Ka, dissolution is significantly slower and the absorption is described as dissolution rate limited, ठीक है। The dissolution rate of drug substance in which surface area is constant during dissolution is described by Noyes-Whitney equation. That is your equation, देख लीजिए इसको, क्योंकि भैया इक्वेशन की ट्रिक इतना आसान नहीं होती है। और इस इक्वेशन में किसका क्या मतलब है, डी सी अपॉन डी टी का मतलब है डिसोल्यूशन रेट, एच का मतलब है डिफ्यूजन लेयर थिकनेस, सी सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन बल्क सॉल्यूशन पूरे सॉल्यूशन में, वी वॉल्यूम ऑफ द डिसोल्यूशन मीडियम, डी डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ए सरफेस एरिया ऑफ द डिसॉल्विंग सॉलिड, सी एस सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन द डिफ्यूजन लेयर। बस इतनी कहानी थी, हो गई। तो अब थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि क्या किया होगा नोइस-व्हिटने ने। नोइस-व्हिटने ने आपके जीआई की जगह एक कोई बाहर, क्योंकि वो इन विट्रो कर रहे होंगे, बाहर कर रहे होंगे, तो उनने क्या किया होगा, एक कोई बल्क सॉल्यूशन लिया होगा और उसमें ड्रग यानी सॉल्यूट डाला होगा और फिर वहाँ एक्सपेरिमेंट करके के डी के ए सब डिटरमाइन करके ये इक्वेशन दी होगी। बस कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ आ गया। इक्वेशन पढ़ लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादा नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। थोड़ी देर का और रह गया। When A is equal to constant and CS is too much greater than C, the equation can be rearranged to, अब उसी इक्वेशन से थोड़ी सी छेड़खानी कर लेते हैं। तो डी सी अपॉन डी टी वैसा का वैसा ही रहेगा, इज इक्वल टू डी ए अपॉन एच वी, सी एस माइनस सी हो जाएगा। और डी सी वी मतलब v को इस तरफ ले आए, अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ए अपॉन एच सी एस। अब c चूँकि बहुत ज़्यादा कम था तो हम लोग उसको नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। एंड एट लास्ट w इज इक्वल टू के ए टी, हमारी एक इक्वेशन और बन सकती है जहाँ w होगा वेट ऑफ ड्रग डिजोल्व एट टाइम t एंड k इज इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट mg अपॉन मिनट सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट। अब आगे कंटिन्यू करते हैं थोड़ी सी थ्योरी पे। इन मैनी इंस्टेंसेस एन एग्जाम्पल और सिंगल अक्रेंस ऑफ समथिंग डिसोल्यूशन रेट इन द फ्लूइड मींस, एग्जाम्पल भी मान सकते हैं और कोई चीज़ हो रही है उसको भी मान सकते हैं। डिसोल्यूशन रेट इन द फ्लूइड्स एट द एब्जॉर्प्शन साइड, ये एब्जॉर्प्शन साइड सॉरी, इज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। मींस डिसोल्यूशन रेट जो होता है फ्लूइड में एब्जॉर्प्शन साइड पे एक रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, मतलब उस समय एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा स्लो होता है। डिसोल्यूट जब होगा तब एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे पड़ता है, ठीक है। दैट इज़ रेट लिमिटिंग स्टेप। रेट लिमिटिंग मीन जहाँ धीमा हो रेट। डिसोल्यूशन रेट किस किस से अफेक्ट हो सकता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन से, ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेंथ से, और कंट्रोल इंटेंसिटी ऑफ एक्शन से, कंट्रोल द ओवरऑल बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, और ये पूरी बायो अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करता है। कि हम लोगों को अगर कंट्रोल करना हो तो उससे भी डिसोल्यूशन रेट वेरी कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन दो तरह के हो सकते हैं। इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन इज पावर फर्स्ट, जैसे सॉल्युबिलिटी भी इंट्रिंसिक थी, जब मैंने आपको पहला दूसरा लेक्चर बताया था वहाँ ऐसी कुछ बात आई थी, तो देख लीजिएगा उसको भी। तो द डिसोल्यूशन रेट ऑफ सॉलिड इन इट्स ओवन सॉल्यूशन इज एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड बाय नोइस-व्हिटने इक्वेशन। ये भी नोइस-व्हिटने इक्वेशन है, वही डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए डी सी एस माइनस सी अपॉन एच वी। दिस इक्वेशन हेल्प्स टू द प्री फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट एंड प्रिडिक्टिंग इफ एब्जॉर्प्शन वुड बी डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड और नॉट, ठीक है।
तो ये इक्वेशन हमें प्री फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट को थोड़ा सा यूज़फुल होती है। वेयर डी सी अपॉन डी टी क्या है, डिसोल्यूशन रेट है, ए सरफेस एरिया है, डी डिफ्यूजन कॉफिशेंट है, सी कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन सॉल्यूशन है, सी एस सॉल्यूट कंसनट्रेशन इन डिफ्यूजन लेयर है, एच थिकनेस है, वी वॉल्यूम ऑफ डिसोल्यूशन मीडियम है। ठीक है, बाकी चीज़ें लगभग सेम ही थी जो हमने पहली वाली इक्वेशन पढ़ी थी वही। इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकुलेट नॉट एक्सट्रिंसिक। This method determines the dissolution of solids at different surface area. It is used to study the influence on dissolution of particle size, surface area and mixing with excipient. ज़्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं, समझ में आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा हमारा लेक्चर नहीं बोल सकते हैं, एक मीडियम लेक्चर था, बहुत बड़ा भी नहीं था, बहुत छोटा भी नहीं था, मीडियम था। और कुछ चीज़ें समझाई, चूँकि ये ज़्यादातर थ्योरी प्रोसेस था तो थ्योरी वाले तरीके से हो गया। चलिए, एट लास्ट अगर आपको भैया नोट्स चाहिए तो 9140403649 मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कमेंट मी फॉर एनी क्वेरी, सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा हूँ पूरे दिन बिज़ी रहने के बाद आपके लिए पीपीटी बना के लाना, आपके लिए यहाँ वीडियो बनाना आसान नहीं होता। और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और मोटिवेट करिए, क्योंकि जब व्यूवर्स बढ़ेंगे तभी मैं और वीडियोस बना के ला पाऊँगा, वरना मैं भी सोच लूँगा कि भई आप अपने हवाले, जब मुझे सपोर्ट ही नहीं करते तो मैं भी जा रहा हूँ। घर में रहें क्योंकि कोरोना बड़ा विकराल रूप में है। जय श्री राम, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हो गया हमारा आज का काम।